Hello students, I welcome you all to my channel. I hope you all are doing well. तो आज के सेशन में हम लोग 20th ऑफ अगस्त 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। और जितने भी आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे का पेपर हो, चाहे और भी कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए भी हम लोग 20 अगस्त 2025 के द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। पहला समाचार देखते हैं। तो पहले समाचार में हमको वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए अपोजिशन ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, उनके बारे में बात करनी है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, रिसेंटली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ये बोलते हुए इस्तीफा दे दिया कि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती एंड सेहत अच्छी ना होने के चलते वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, वो क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन किया है, वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है वो खाली है, वेकेंट है। तो इलेक्शंस होने हैं और नए वाइस प्रेसिडेंट को चुना जाना है। हमारी जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो रूलिंग कोएलिशन है, उन्होंने अपना जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर कर दिया है और उसके जवाब में अब जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी अपना एक जॉइंट कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर किया है। तो उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अब ये करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पर्सन इन न्यूज़ में ये इनके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन गली मोहल्ले का इलेक्शन तो है नहीं, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट है भारत में, तो उसका भी इलेक्शन हो रहा है। उसके लिए अगर किसी व्यक्ति को पूरे के पूरे अपोजिशन ने अपना अगर कैंडिडेट बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा और एग्जामिनर अगर चाहें तो उनके ऊपर फिर कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन जो है वाजिब बनता है, आपको एज अ सीरियस एस्पिरेंट पता होना चाहिए। इसलिए हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके पर्सनैलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स, इनके करियर के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो देखते हैं सर। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी इज जॉइंट अपोजिशन कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए पूरे की पूरे अपोजिशन ने एक सिंगल कैंडिडेट को अपॉइंट किया है या उनका नाम आगे बढ़ाया है। और वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं, जज या जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। इनको जो है अपॉइंट किया गया है और इनके नाम की घोषणा कांग्रेस के प्रेसिडेंट के द्वारा की गई। अब इनके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं, इनका क्या करियर रहा है वो हम देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितने केपेबल कैंडिडेट हैं और क्यों अपोजिशन ने आखिर इनका नाम आगे किया। तो सबसे पहला तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर ये 2007 में अपॉइंट हुए थे। उसके पहले एक जस्टिस के तौर पर, एक जज के तौर पर आपके आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में 1995 में इनको अपॉइंट किया गया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक जज इनको 1995 में बनाया गया था। वहाँ से फिर इन्होंने अपना काम शुरू किया, करियर जो है शुरू किया। ऑब्वियस सी बात है, उसके पहले भी ये जुडिशियल ऑफिस में रहे होंगे, मगर मैं हायर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो 1995 में हायर जुडिशरी में हाई कोर्ट में अपॉइंट होने, एक जज के तौर पर अपॉइंट होने के बाद में ये अपना काम शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हैं 2005 में इनको गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है और उसके 2 साल के बाद में इनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक जज के तौर पर इनको अपॉइंटमेंट मिलता है। उसके बाद में गोवा के ये पहले लोकायुक्त के तौर पर अपॉइंट हुए थे। जैसा कि आपको पता ही है कि कानून पास हुआ था लोकपाल एंड लोकायुक्त का। इस कानून के तहत में सेंट्रल लेवल पर लोकपाल का अपॉइंटमेंट होना था और स्टेट के लेवल पर लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट होना था। तो गोवा राज्य में जो पहले लोकायुक्त अपॉइंट हुए थे वो हमारे जस्टिस साहब थे, जस्टिस रेड्डी थे। एंड ये पहले लोकायुक्त रहे गोवा के। इसके अलावा हैदराबाद में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर है। यहाँ पर जितने भी आपके डिस्प्यूट चल रहे हैं उनको अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के तहत में सॉल्व कराने की कोशिश की जाती है। यानी कि एक ऐसे मसले जिनमें दोनों पार्टीज अगर कोर्ट में लंबे वक्त तक अगर केस लड़ती हैं तो उससे दोनों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, काफ़ी बड़ी मात्रा में पैसा, प्रॉपर्टी, इस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो फिर उनको अल्टरनेटिवली आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए पूरा एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर हैदराबाद में बना हुआ है। उसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के भी ये मेंबर रहे हैं एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। एंड रिसेंटली कर्नाटक, ये आपका तेलंगाना में जो कांग्रेस की सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे करवाया था, तो इस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे को के रिस्पेक्ट में एक एक्सपर्ट कमेटी इन्होंने बनाई गई थी कि क्या पैरामीटर्स हम लोग रखेंगे जिसके बेसिस पर हमको एक कास्ट सर्वे करना है, और फिर जो भी रिजल्ट निकल कर आते हैं उसका फिर हम लोग एक्चुअल में करेंगे क्या। इन सारी चीज़ों के को डिसाइड करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी को अपॉइंट किया गया था। उस एक्सपर्ट कमेटी के भी जो है ये अध्यक्ष रहे थे। इस एक्सपर्ट कमेटी को भी इन्होंने हेड किया और इनकी अध्यक्षता में, इस कमेटी के गाइडेंस में, फिर तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपना जो एक आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे है वो करवा के खत्म किया था। तो ये सारे इनके इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हम लोग कह सकते हैं करियर में रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर भी इन्होंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए थे। तो एक हैपनिंग करियर रहा है, एक अच्छा करियर रहा है एंड इसलिए मुझे कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ कि इनको जो है आपका अपोजिशन ने अपने कैंडिडेट के तौर पर जो है अपॉइंट किया। तो नतीजा कुछ भी निकल कर आए, मगर ही इज़ अ गुड कैंडिडेट एंड इनके बारे में हमको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए, इनके बारे में थोड़ा-सा हमको नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि रिसेंटली जस्टिस रेड्डी जो न्यूज़ में थे, उनके बारे में भाई ये सारी बातें हैं, अब आपने को ये बताना है कि इसमें से कौन-सा स्टेटमेंट सही है, कौन-सा स्टेटमेंट गलत है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जस्टिस रेड्डी
जो अपोजिशन के जॉइंट कैंडिडेट थे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, उनके बारे में फलाने-फलाने स्टेटमेंट्स पे विचार करिए। तो उसमें फिर इनमें से जो है कुछ फैक्ट्स को रखा जा सकता है और फिर हमसे वही कि पूछा जाएगा कि भाई कौन-सा स्टेटमेंट सही है, कौन-सा स्टेटमेंट गलत है, आप बताएँ। तो आपको सही-गलत चूज़ करना आना चाहिए। चलें, तो इतना है इस न्यूज़ में, इससे ज़्यादा और कुछ अपने काम का नहीं है, बट ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखने हैं। जस्टिस रेड्डी के बारे में फोटोग्राफ भी इनका देख लीजिए, मैंने लगाया आप लोगों के लिए। एंड इट्स एक क्वेश्चन आप हाई चांसेस हैं कि यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी के पेपर्स में भी आ सकता है, जो 1 दिन के पेपर होता है, एनडीए, सीडीए, सीएपीएफ इस तरीके से, या इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसमें। एंड जो आपका इसके अलावा जो डे 1 के एग्ज़ामिनेशंस हैं, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, उसमें भी जो है इसको पूछा जा सकता है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। इस समाचार में हमको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में बातचीत करनी है और ये जो न्यूज़ है एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है। इस कैटेगरी में इसमें ये जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, या फिर एनवायरमेंटल इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी के कैटेगरी में जो करंट अफेयर्स हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाई चांसेस हैं कि ये यूपीएससी में आ सकता है। देखते हैं समाचार क्या है। Estimated population of saltwater crocodile, one of the largest reptiles in the world, has increased in Sundarban Biosphere Reserve from last year. तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि पश्चिम बंगाल का जो ये रीजन है जहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है वहीं पर ये बायोस्फीयर रिजर्व है। वहाँ पर आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स जो है उनकी ठीक-ठाक पॉपुलेशन है। उसका पॉपुलेशन काउंट किया गया था और ये पाया गया है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल या ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है इसकी जनसंख्या इस रीजन में, इस पर्टिकुलर क्षेत्र में बढ़ गई है। यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन में एक इंक्रीज हमको देखने को मिला है। सर्वे का कहना यह है कि 2024 में मैक्सिमम जो इनका नंबर था वो 234 था, 234 था और मिनिमम जो था वो 204 था। मतलब ये कि 2024 में इनकी जो पॉपुलेशन थी सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व में 204 से लेके 234 के बीच में वेरी कर रही थी। इस साल जो मिनिमम नंबर ऑफ इनका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं वो 220 हैं और मैक्सिमम 242। मतलब इनकी पॉपुलेशन इस साल 242 से लेके 220 के बीच में वेरी कर रही है। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, सीधे-सीधे पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो है इस बार आपको इंक्रीमेंट जो है देखने को मिलेगा। या इस बार इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड ये जो पूरा का पूरा काउंटिंग की गई है आपका पश्चिम बंगाल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उन्होंने जो पैरामीटर्स इस्तेमाल किए हैं उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है डायरेक्ट साइटिंग्स, यानी कि कितने आपको जो इस तरीके के सॉल्ट वाटर के क्रोकोडाइल्स हैं वो डायरेक्टली आपको अपनी आंखों से देखने के लिए मिले हैं, कितने जो है साइट हुए थे उसके बेसिस पर ये जो है और भी दूसरे पैरामीटर्स इस्तेमाल किए गए थे, बट प्राइमेसी जो है वो दी गई थी डायरेक्ट साइटिंग को कि कितने आपके जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स हैं वो आपको देखने को मिले और उसके बेसिस पे फिर आपने ये जो नंबर है वो जारी किया। तो पॉइंट अपने को जो ध्यान रखना है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है इसकी जनसंख्या आपका सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व जो सुंदरवन डेल्टा के रीजन में पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहां पर बढ़ देगी। अब मैं आपको इनकी फोटोग्राफ दिखाता हूँ, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये दिखते कैसे हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है वो दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट रेप्टाइल्स हैं। इनफैक्ट ये दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेप्टाइल है तो उनका साइज आप देख लें कैसा है। देखिए, इतना बड़ा इनका शेप और साइज है और इसका स्ट्रक्चर देखकर भी समझ में आ रहा है कि बहुत पावरफुल क्रिएचर है। एक और फोटोग्राफ देखिए। अच्छा, इनको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल क्यों कहा जाता है? उसकी वजह ये है कि ये सॉल्ट वाटर में बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं और क्योंकि समुद्र का पानी जो है वो खारा है, तो क्योंकि समुद्र में फिर ये बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत लंबे डिस्टेंसेस को कवर कर लेते हैं। इसलिए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बहुत बड़े क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलते हैं। एंड इनका जो या यूँ बोल सकते हैं कि इनका जो स्पेशियल या स्पेटियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत बड़े क्षेत्र में, एक बहुत बड़े रीजन में आपको देखने के लिए मिलता है। चलें, अब इनके बारे में थोड़ी-सी बातचीत करते हैं। इनके जो अलग-अलग एस्पेक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करते हैं। Saltwater crocodile is the largest of all the crocodiles in the world and largest reptile in the world। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एक तो दुनिया में जितनी भी आपको क्रोकोडाइल्स की या मगरमच्छ की प्रजातियां मिलती हैं उसमें अगर साइज की बात करें तो आज की तारीख में सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है। एंड इसके अलावा दुनिया में जितने भी आपको रेप्टाइल्स देखने के लिए मिलते हैं जो रेंग कर चलने वाले आपके जीव होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा आपका रेप्टाइल है वो आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आया तो ये फैक्ट जरूर पूछा जाएगा। उसमें अपने को याद रखना है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो दुनिया में जितने मगरमच्छ मिलते हैं उसमें सबसे बड़ा मगरमच्छ जो है वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। और दूसरा ये कि जितने भी आपके रेप्टाइल्स हैं, रेंग कर चलने वाले जितने भी आपके जीव होते हैं, उसमें ये दुनिया का सबसे बड़ा एग्जिस्टिंग जो रेप्टाइल है। ये सबसे बड़ा एग्जिस्टिंग रेप्टाइल है। दूसरा, दे आर हाइपर कार्निवोरस एपेक्स प्रेडेटर्स। ये इंपॉर्टेंट है, दे आर हाइपर कार्निवोरस एपेक्स प्रेडेटर। इसका मतलब ये कि जो फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम है, ये उसको क्लीन रखते हैं बाय फीडिंग ऑन कार्कासेस। यानी कि अगर कोई जानवर मर गया है, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो शिकार कर कर खाते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो मरा हुआ खाते हैं। ये शिकार करके भी खाते हैं। इसके अलावा ये जो मरे हुए जानवर हैं, उनके अगर कार्कासेस वगैरह बचे हुए हैं, उनके अगर अवशेष बचे हुए हैं, तो उसको भी खाते हैं। तो जो रनिंग वाटर है, यानी कि जो बहते हुए पानी का इकोसिस्टम है, और उसमें अगर आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मौजूद है, अब एक तो ये वहाँ पे अपना जो भी शिकार-विकार कर रहा है, वो करके खाना खाते हैं। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई और व्यक्ति प्राणी ने शिकार किया था और उसके बाद थोड़ा खा के छोड़ दिया या
कोई जीव जंतु अगर मर गया अपनी नेचुरल लाइफ पूरी कर और उसके फिर कार्कासेस या फिर उसके अवशेष बचे हुए हैं, तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल उसको भी खाकर खत्म कर देते हैं। अब क्योंकि वो उसको खा के खत्म कर देंगे, इसलिए ये जो पूरा का पूरा वाटर इकोसिस्टम है, ये उसको खराब नहीं करेगा और इस तरीके से जो फ्लोइंग वाटर इकोसिस्टम है, बहते हुए पानी का जो इकोसिस्टम है, ये साफ सुथरा बना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को याद रखना है कि ये कैसे हैं हाइपर कार्निवोरस एपेक्स प्रेडेटर, कार्निवोरस एपेक्स प्रेडेटर, शिकार भी करते हैं और उसके चलते भी जो है पॉपुलेशन वगैरह कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा जो कार्कासेस वगैरह जीव जंतुओं के बच जाते हैं आपके फ्लोइंग वाटर में, बहते हुए पानी के इकोसिस्टम में, उसको भी खा के खत्म कर देते हैं और उसको फिर वो पानी को प्रदूषित नहीं करने देती और आपका जो पूरा इकोसिस्टम है वो साफ बना रहता है। अब भारत में ये कहाँ-कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो भारत के जो स्वैम्पलैंड्स हैं, जो दलदलीय क्षेत्र हैं, जो आपके रिवर्स हैं और मैंग्रोव्स हैं, उड़ीसा के, वहाँ देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में देखने को मिलते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो याद रखना है आपने को, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो एक ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स आपको कहाँ-कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? तो याद रखना है, उड़ीसा में देखने के लिए मिलते हैं, स्पेसिफिकली जो भितरकनिका आपका नेशनल पार्क है वहाँ पे। दूसरा वेस्ट बंगाल का मतलब सुंदरबन का जो डेल्टा का एरिया है वहाँ पे, और अंडमान और निकोबार आइलैंड के जो कोस्टल रीजन्स हैं, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलता है। 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलते हैं या फिर इन इलाकों में भारत में ये पाए जाते हैं। एक अब इसके बाद आता है कि इनका जो स्टेटस है, प्रोटेक्शन स्टेटस जो है वो क्या है? तो आईयूसीएन जो है, इंटरनेशनल यूनियन जो आपका बना हुआ है कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज वगैरह का, इनकी कैटेगरी, इनकी जो थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट है, यानी कि वो सारी प्रजातियां जिनके ऊपर एक्सटेंशन का खतरा है, उस लिस्ट में इनको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये ध्यान रखना है कि इन लीस्ट कंसर्न का मतलब यह है कि फिलहाल इनके विलुप्त होने का या इनकी प्रजाति के खत्म होने का कोई खतरा नहीं है। इसकी वजह यह है कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनके नंबर्स उतने ज्यादा नहीं है, मगर इनका जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी बड़े इलाके में देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि भाई यहाँ से आपका अटलांटिक ओशियन शुरू होती है या फिर यहाँ पे इंडियन ओशियन जो है वो है, और इंडियन ओशियन, यहाँ पे इंडियन ओशियन है और यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशियन है। तो ये देखा गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में जो है आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिल रहा है, एक सर्टेन सर्टेन रीजन्स में, बहुत बड़े इलाके में जो है फैले हुए हैं। तो अगर एक इलाके में इनकी जनसंख्या में कुछ कमी आती भी है, तो दूसरे इलाके में इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है या फिर ठीक-ठाक जो है बैलेंस बना रहता है। तो इतने बड़े क्षेत्र में ये फैले हुए हैं कि पूरी तरह से विलुप्त नहीं हो सकते। तो विलुप्ति का कोई डर नहीं है, इसलिए आईयूसीएन ने जो अपनी थ्रेटेन्ड स्पीशीज़ की लिस्ट है, उसमें इनको लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में डाला है। अब जो साइट्स है उसकी अपेंडिक्स 1 में है, एक्सेप्ट द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनिया व्हिच आर इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 1 का मतलब ये है कि इनके खाल से बना हुआ या इनके बॉडी के किसी भी पार्ट से बने हुए किसी सामान की का जो है इंटरनेशनल मार्केट में कोई व्यापार नहीं किया जा सकता। साइट्स की जो आपकी कैटेगरी है वो मानती है कि इनकी पॉपुलेशन थ्रेटेंड है। तो इसलिए इन्होंने इसको अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया में इनकी जनसंख्या बहुत है, इंडोनेशिया में बहुत है और पापुआ न्यू गिनिया में इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर इनको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। मतलब ये कि फिलहाल तो इनकी विलुप्त होने का खतरा नहीं है, मगर अगर इनके जो भी आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, स्किन या बाकी सारी चीज़ें अगर उसका इस्तेमाल करके अगर आपने प्रोडक्ट्स बेचना बेचना बड़ी मात्रा में शुरू कर दिया, तो फिर इनका एक्सटेंशन हो सकता है। और तीसरा, भारत का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है, यानी कि इनकी हंटिंग नहीं की जा सकती, निषेध है, और कोई करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ में सजा होगी। ऑब्वियस सी बात है, भारत में तो 3 ही क्षेत्रों में आपका ये देखने को मिल रहा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कोस्टल रीजन्स, तो हमारे पास इनकी जनसंख्या भी बहुत लिमिटेड है। अब उसमें अगर कोई इनका शिकार करने लगे या कुछ करने लगे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये जो है विलुप्त हो सकते हैं भारत से, इसलिए इनको शेड्यूल 1 की कैटेगरी में डाला गया है इंडिया में। अपने काम का यही है कि आपका साइट्स में अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है, आईयूसीएन में लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में है, और आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसके शेड्यूल 1 में इसको डाला गया है। ये अपने को जो है ध्यान रखना है, इतना अपने काम का है, एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गई अपनी न्यूज़। अब क्वेश्चन क्या-क्या बन सकता है? तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि रिसेंटली जो आपका सर्वे हुआ था, आपका सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का पश्चिम बंगाल में या सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में, वहाँ पर इनकी जनसंख्या बढ़ी है या घटी है? हमको याद रखना है कि जनसंख्या बढ़ी है। दूसरा, ये जो पूरी आपकी काउंटिंग की जाती है, कैसे की जाती है? एनुअली की जाती है, बाई एनुअली की जाती है, 5 साल में की जाती है? तो जवाब है हर साल की जाती है। 24 का आंकड़ा भी है, 25 का आंकड़ा भी है, तो ऑब्वियस सी बात है हर साल हो रही है। तीसरा, जो पैरामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन-कौन से हैं? तो याद रखना है, डायरेक्ट साइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जिसके बेसिस पे इनको डिटरमाइन किया जाता है। इनकी जनसंख्या को डिटरमाइन किया जाता है। अब इसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो दुनिया का के में जितने भी क्रोकोडाइल्स आपको मिलते हैं, उसमें बाय साइज़ ये सबसे लार्जेस्ट है, और दूसरा, दुनिया में जितने भी आपके रेंग कर चलने वाले जीव हैं, रेप्टाइल्स हैं, उसमें ये सबसे बड़ा रेप्टाइल है। ये हाइपर कार्निवोरस एपेक्स प्रेडेटर है या उसकी कैटेगरी में आता है, मतलब बहते हुए पानी का जो आपका इकोसिस्टम है, उसमें शिकार करके तो खाता ही खाता है। इसके अलावा जो कार्कासेस वगैरह पड़े रहते हैं, जो अवशेष, हड्डियाँ या आधा खाया हुआ अगर कोई जीव या मर चुका है, जो जीव जो कंटामिनेट हो रहा है, जो सड़ रहा है, अगर वो मौजूद है, तो ये उसको भी खा के खत्म करते हैं, और जो बहते हुए पानी का इकोसिस्टम है उसको साफ रखते हैं। भारत में कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं? 3 राज्यों में, उड़ीसा या फिर यूँ बोलना चाहिए कि भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वहाँ पे, पश्चिम बंगाल यानी कि सुंदरबन में, और तीसरा आपका अंडमान और निकोबार के कोस्टल एरियाज़ में। इतने कुछ एस्पेक्ट्स या पॉइंट्स हैं जो अपने को याद रखने हैं। लास्ट आईयूसीएन की लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। वजह यह है कि भले ही जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर बहुत बड़े एरिया में जो है फैले हुए हैं, तो पूरी दुनिया से तो उनके खत्म होने का खतरा नहीं है।
एंड दूसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। 3 देशों को छोड़ दिया जाए, इतना खैर स्पेसिफिकली यूपीएससी पूछेगी भी नहीं, आप इतना याद रखिए कि साइट्स की अपेंडिक्स 1 में है, यानी कि इनकी खाल या किसी भी और चीज से बना हुआ कोई प्रोडक्ट बना के बेचा इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा सकता। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, इससे ज्यादा अपने काम में यहाँ से और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट न्यूज देखता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो इस समाचार में हमको केरला के बारे में बात करनी। न्यूज़ यह है कि केरला को इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट जो है 21 अगस्त को डिक्लेयर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट समाचार है ये। करंट अफेयर जितने भी आपके डे 1 के एग्जाम्स हैं, रेलवे हो, एसएससी का पेपर हो, या इसके अलावा भी जो दूसरे एग्जामिनेशंस हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गया, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज हो गया, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और भी दूसरे एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है कि जो केरल राज्य है, ये भारत का पहला फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट जो है वो घोषित होने वाला है 21 अगस्त को। इट विल मार्क फर्स्ट फेज कंप्लीशन ऑफ डिजी केरला प्रोजेक्ट। तो ये जो डिजिटल लिटरेसी है इसको फैलाने के लिए केरला स्टेट ने अपने राज्य में एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसका नाम था डिजी केरला प्रोजेक्ट। उसके तहत में इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा था कि हमको जो मिनिमम पैरामीटर है डिजिटल लिटरेसी का, ऐसा नहीं है कि जैसे लिटरेसी का मतलब जो है ये नहीं है कि आदमी पीएचडी करके बैठा होगा सारा तभी आप बोलेंगे कि पूरा का पूरा राज्य लिटरेट है। एक बेसिक पैरामीटर है पढ़ने लिखने का, अगर उतना है तो आप बोलोगे कि लिटरेसी है। उसी तरह से अगर आपको डिजिटल जो पूरा आपका नो हाउ है, जो आपका डिजिटल नॉलेज होना चाहिए, उसका बेसिक्स अगर आपको पता है तब आपको कहा जाएगा कि डिजिटल लिटरेट। तो इन्होंने डिजी केरला प्रोजेक्ट के तहत में ऑब्जेक्टिव बनाया था कि हमको जो मिनिमम पैरामीटर्स हैं जिसको अचीव करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी आ गई है, वो पूरे स्टेट के लिए अचीव करनी है। और जब वो होगी तब हम ये बोलेंगे कि आपका डिजी केरला प्रोजेक्ट जो है उसका पहला फेज खत्म हो गया। तो पहले फेज का कंप्लीशन जो है ये डिक्लेरेशन के साथ में कि केरला इंडिया का पहला डिजिटली लिटरेट स्टेट बन गया है, वो 21 अगस्त को उसके साथ में ये पूरा हो जाएगा। दिस इज अ ग्रास रूट लेवल प्रोजेक्ट अक्रॉस ऑल द बॉडीज टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड। तो वही बात जो मैंने बोली कि डिजी केरला प्रोजेक्ट जो है इसको अपने ग्रास रूट लेवल पे एकदम ग्राम पंचायत पंचायत के लेवल पर और लोकल बॉडीज के लेवल पर चलाया था, ताकि जितने भी लोग हैं, खासतौर पे जो बड़ी एज के लोग हैं, उनको जो आपका डिजिटल इशू डिवाइसेस चलाने में दिक्कतें आती हैं, और आपका एकदम चीज़ें जो ऑनलाइन आजकल सारी चीज़ें हो रही हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है इसको खत्म किया जाए। जो डिजिटल डिवाइड है, जो लोग कंफर्टेबल नहीं है या फिर एक अविश्वास की भावना है, इसे खत्म किया जाए। तो उसके लिए फिर ये पूरा प्रोजेक्ट जो है चलाया गया था, लोगों को इसके लिए जो है फिर आपका जागरूक बनाया गया, उनको बाकायदा इसकी शिक्षा दी गई, उनको इसकी ट्रेनिंग दी गई, और अब उसके बाद में फाइनली ये स्थिति में आ गए हैं कि पूरे स्टेट को डिजिटली लिटरेट डिक्लेयर करना है। इसकी घोषणा इनके चीफ मिनिस्टर जो है स्टेट के, उनके द्वारा 21 अगस्त को की जाएगी। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके का कोई जो आपका माइलस्टोन है वो केरला ने अचीव किया हो। इसके पहले 1991 में केरला जो है पहला स्टेट बना था इंडिया का जिसने टोटल लिटरेसी भी जो है अचीव कर ली थी। अब टोटल लिटरेसी का भी फिर कोई मतलब नहीं है कि सब आप एक सबके सब पीएचडी करके बैठे हैं, सबके सब ग्रेजुएट हैं, मगर ये जो बेसिक आपका होता है कि रीडिंग एंड राइटिंग के जो बेसिक पैरामीटर्स हैं वो सारे नागरिकों ने अचीव कर लिए। तो उसके बाद 1991 में इन्होंने अपने आप को टोटली जो लिटरेट स्टेट है इंडिया का पहला डिक्लेयर कर दिया था। अब ये डिजिटल लिटरेसी होता क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो वो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है और किन किन पैरामीटर्स के अचीव करने के बाद में हम बोलेंगे कि आप डिजिटली लिटरेट हो गए हैं या डिजिटल लिटरेसी अब आपको आती है। Digital literacy. It is the ability to effectively, safely, and responsibly use digital technologies to assess, evaluate, create and communicate information. तो डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है? ये वो क्षमता है या वो कैपेबिलिटी है जिसके आ जाने के बाद में आप इफेक्टिवली और सेफली एंड रिस्पॉन्सिबली डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप हासिल कर सकते हैं। कहीं अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट करना है, कुछ एवेल्युएट करना है, ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं सेफ्टी के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में और रिस्पॉन्सिबली। अगर आपको पता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसका पूरा जो प्रोसीजर है, अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करना है ऑनलाइन, या फिर अगर आपको किसी से बात करनी है ऑनलाइन, किसी से किसी तरीके से कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हो और सेफली कर सकते हो, कॉन्शियसली कर सकते हो, आपको पता है कि एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, तब आपको ये बोला जाएगा कि आप डिजिटली लिटरेट हो। आप किन पैरामीटर्स के बेसिस पे ये डिसाइड होता है? तो सबसे पहले टेक्निकल स्किल्स, तो यूज डिवाइस सॉफ्टवेयर्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉन्फिडेंटली। आपका जो भी डिवाइस है, चाहे लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आपका फोन इस्तेमाल कर रहे हो, टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हो, पीसी इस्तेमाल कर रहे हो, आपको पता है कि उसमें कौन से सॉफ्टवेयर डले होंगे और उन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, और उसका वो जो हार्डवेयर है वो चलाना आपको आता हो, कॉन्फिडेंटली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, तब ये बोला जाएगा कि आपके पास में टेक्निकल स्किल्स है। दूसरा पैरामीटर है इन्फॉर्मेशन इवैल्यूएशन, फाइंड, एसेस एंड वेरीफाई क्रेडिबल डिजिटल कंटेंट। तो अगर आपको जो भी डिजिटल कंटेंट चाहिए ऑनलाइन, आप जो भी कंटेंट हासिल करना चाहते हो, आपको एक तो पता हो कि उसे ढूंढा कैसे जाता है, दूसरा ये उसको वेरीफाई कैसे किया जाता है, और तीसरा कि वो कंटेंट क्रेडिबल है या नहीं, आपको ये एनालाइज करना, आपको ये डिफरेंशिएट करना आता है। अगर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं तब ये बोला जाएगा कि हाँ, आपको इन्फॉर्मेशन का एवोल्यूशन, इन्फॉर्मेशन का जो इवैल्यूएशन है, आप उसका एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। तीसरा डिजिटल कम्युनिकेशन, इंगेज इन ऑनलाइन कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। ऑनलाइन अगर आपको किसी के साथ में कम्युनिकेट करना है, चाहे ईमेल भेजना हो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए, चाहे किसी से आपको
ऑडियो कॉल पे बात करनी हो, चाहे वॉइस कॉल पे बात करनी है, ऑडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे बात करनी हो, चाहे आपको वीडियो कॉल पे बात करनी हो, चाहे कोई वॉइस नोट भेजना हो, इस तरीके की सारी चीज़ें कर अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से अगर आपको कोलैबोरेट करना है, ज़ूम मीटिंग करनी है, गूगल मीट करनी है, सारी चीज़ें अगर आपको आती है, तब ये बोला जाएगा कि आपको डिजिटल कम्युनिकेशन करना आता है, आपके पास में उसकी क्षमता है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ऑनलाइन सेफ्टी। प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा एंड रिकॉग्नाइज साइबर थ्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट करना आता हो और आपको साइबर थ्रेट्स रिकॉग्नाइज करना आता हो। आपको पता हो कि किस तरीके के जो मेल्स हैं, ये बेसिकली एक फिशिंग का करने का तरीका है, या फिर ये हैकिंग हो सकती है इससे आपकी, या फिर हो सकता है कि आपको फंसाया जा रहा हो, ये सस्पिशियस किस्म का मेल है, ये ऑफिशियल मेल है। आपको डिफरेंशिएट करना आता हो, आपको पता हो कि ये सब साइबर थ्रेट्स वगैरह जो है वो क्या है और इनसे कैसे बचा जाता है, और अपना पर्सनल डाटा जो है उसको कैसे सेफ रखना। अगर आप ये चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये चीज़ आपको आनी आनी चाहिए, इसके बिना जो है आपको डिजिटली लिटरेट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है एथिकल यूज, रिस्पेक्ट डिजिटल एटिक्वेट, प्राइवेसी एंड कॉपीराइट लॉस। अगर आप इन 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आपका जो डिजिटल प्रेज़ेंस है उसमें डिसेंसी कैसे बना के रखनी है, और किसी डिसेंट भाषा में कैसे बात करनी है, गाली-गलौच नहीं करना, वो सारी चीज़ें। दूसरा, दूसरे लोगों की जो प्राइवेसी है उसका भी सम्मान करना है और अपनी भी प्राइवेसी बना के रखनी है। तीसरा, कॉपीराइट लॉस का अगर आप सम्मान कर रहे हैं, ये नहीं है कि किसी का कंटेंट जो है उसका आप जो है यूज़ कर रहे हैं, प्लेगियरिज़्म कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं कि भाई किसी और ने लिखा था, आपने उसके आपने कट कॉपी पेस्ट करके उसको प्लेगियराइज़ कर लिया एंड अपने नाम से जो है उसको आप छपवा देते हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है आपको नहीं करना है। प्राइवेसी का सम्मान करना आना चाहिए लोगों की, लोगों के कॉपीराइट्स का सम्मान करना आना चाहिए, और डिजिटल एटिक्वेट जो है आपको बना के रखना आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एंड लास्टली, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइज डिजिटल मीडिया एंड अंडरस्टैंड बायसेस। आपको डिजिटल मीडिया जो है उसका एनालिसिस करना आना चाहिए, और डिजिटल मीडिया में चाहे आपका मेन स्ट्रीम मीडिया हो जिसको आप डिजिटली एक्सेस कर रहे हो, सोशल मीडिया हो, या और भी दूसरे तरीके के जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसका अगर आपने एनालिसिस करना आता है और आप लोगों के बायसेस समझते हैं, आपको पता है कि यार कौन सी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है बायस्ड है, कौन से जो आपके पोर्टल्स हैं वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन से पोर्टल जो है वो एक तरीके की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आपको इसके बीच में फर्क करना आना चाहिए। अगर आप ये कर सकने की स्थिति में हो, क्षमता रखते हो, तब तो बोला जाएगा कि आप डिजिटल लिटरेट हो, नहीं तो नहीं बोला जाएगा। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको ध्यान में रखते हुए केरला में ये जो पूरा का पूरा आपका मिशन चला था, जिसका नाम है डिजी केरला, इसके तहत लोगों को डिजिटल लिटरेसी जो है वो सिखाई गई है। एंड ये सारी एस्पेक्ट्स वगैरह को डलवाया गया है, सिखाया गया है कि किस तरीके से फिर अपनी प्राइवेसी की रक्षा करनी है, डिजिटल कॉपीराइट्स और ये सारी चीज़ों की रक्षा करनी है, प्लेगियरिज़्म नहीं करना, लो दूसरों के जो कंटेंट है उसको अपने नाम से नहीं छपवा देना, सारी चीज़ों से बचना है। सब सिखा-सिखो के अल्टीमेटली अब जो है वो इस स्थिति में है कि वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा जो राज्य है वो पूरी तरह से डिजिटली लिटरेट है। चलें, तो ये हो गया अपना समाचार। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य ने अपने आप को पूरी तरह से डिजिटली लिटरेट डिक्लेयर किया है, या भारत का पहला डिजिटली लिटरेट राज्य कौन-सा है? जवाब हो जाएगा केरला। और डिजिटल लिटरेसी अगर समझाने के लिए आती है कहीं पे अगर लिखने के लिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनको आप लिख सकते हैं। इसकी मदद से आप डिजिटल लिटरेसी का एक सही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे पाएँगे। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इस समाचार में हमको बात करनी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो समाचार ये है कि लोकसभा में एक बिल पास किया गया है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025, और इसके तहत असम में, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि असम के गुवाहाटी में आईआईएम खोलने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। एंड अब असम के गुवाहाटी में आईआईएम की स्थापना की जाएगी, आईआईएम जो है बनाया जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट में दूसरा आईआईएम होने वाला है आफ्टर आईआईएम शिलोंग। तो नॉर्थ ईस्ट को अब दो आईआईएम मिल गए। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग पहले से ही काम कर रहा है मेघालय में, और अब आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुवाहाटी में बनाया जाएगा। इसी के साथ में असम भारत का दूसरा ऐसा, असम नहीं, गुवाहाटी जो है भारत का दूसरा ऐसा शहर बन गया है जहाँ पे आईआईटी भी है और जहाँ पर आईआईएम भी है। पहला शहर इस तरीके का है वो इंदौर है। इंदौर में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है। इसी तरीके से अब असम के गुवाहाटी में भी आईआईटी तो पहले से ही था और अब आईआईएम भी खुल गया है। चलें, तो ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रिसेंटली आईआईएम की स्थापना करने के लिए जो बिल पास हुआ है उसके तहत में आईआईएम कहाँ स्थापित किया जा रहा है। असम या स्टेट्स के नाम अगर पूछे जाते हैं और अगर शहर के नाम पूछे जाते हैं तो गुवाहाटी में स्थापित किया जा रहा है, ये अपने को याद रखना है। इससे ज़्यादा यहाँ से कुछ काम का है नहीं, एक सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा ये पूछ सकते हैं कि ये जो आईआईएम बनाया जा रहा है ये नॉर्थ ईस्ट का पहला आईआईएम है, तो जवाब है नहीं, दूसरा है, पहला मेघालय के शिलोंग में खुल चुका है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 21 अगस्त 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, मेहनत करते रहें और कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ते रहें, कंसिस्टेंट रहें। थैंक यू। जय हिंद।